तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आज कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको चार्ज बताया, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ बताई, और आज हम ये बताने जा रहे हैं कि वेज ऑफ चार्जिंग क्या है, कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाए। तो चार्जिंग के तो मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिकली 3 मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए आपको जानना चाहिए। एक बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन, दो बॉडीज़ को आपस में रब कर दिया जाए तो रब करने से बॉडी में चार्जिंग होती है। इस पेन को अगर मैं ऐसे रब करूँ अपने सिर में तो यहाँ पर चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। तो बाय रबिंग और फ्रिक्शन। तो बेटा रबिंग और फ्रिक्शन से चार्ज कैसे आता है इसको जानने से पहले थोड़ा समझते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी एक सब्सटेंस ले लो, उस सब्सटेंस के अंदर एटम्स बहुत सारे हैं, थोड़े बहुत पॉजिटिव आयन होंगे। तो मान लो बेटा ये पॉजिटिव आयन इसके अंदर दिख रहे हैं। हर सब्सटेंस के अंदर गुड कंडक्टर हो या बैड कंडक्टर, पॉजिटिव आयन तो सब में होते ही होते हैं। तो मान लो बेटा ये उसके अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव आयन है, पर जितने पॉजिटिव आयन है उतने इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं। अब जब हम किसी इंटीरियर फ्री इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, अंदर के किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को, मान लो ये देख रहे हो आप, तो बेटा ये नेबरिंग जो पॉजिटिव आयन्स हैं इसे अट्रैक्ट करेंगे, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड सो ऑन। तो जो बेटा इलेक्ट्रॉन इनसाइड प्रेजेंट है, अंदर कहीं प्रेजेंट है, उसके ऊपर सभी नेबरिंग पॉजिटिव आयंस का अट्रैक्शन काम करता है। जितने भी इसके अंदर पॉजिटिव आयंस हैं सब उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ये सब डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं। इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है या जीरो होता है। तो इनसाइड फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, उसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो है। पर what happens when this electron is about to emit out? मान लो बेटा ये हमारा फिर से वही मैंने दिखाया, ये पॉजिटिव आयंस भरे हुए हैं इसके अंदर, और फ्री इलेक्ट्रॉन मेरा मान लो एकदम किनारे भाग आया, अंदर से टकराते टकराते एकदम किनारे पर आ गया। अब क्या वो इसमें से निकल जाएगा? तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचता है तो सारे पॉजिटिव आयंस, देखो कोई इधर है, कोई इस तरफ है, कोई इस डायरेक्शन में है, सब इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर क्या इधर कोई अट्रैक्ट करने वाला है इसको? नहीं। तो हम पाते हैं कि इसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्स इनसाइड हैं, इस साइड में कोई फोर्स नहीं है। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल सच फोर्सेस कैन नॉट बी जीरो। तो इसका मतलब हमारे इस इलेक्ट्रॉन पर व्हेन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट टू लीव द सॉलिड, जब बाहर निकलने ही वाला है, उस समय इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता। There must be some resultant force on the electron towards inside of the solid. एक फोर्स उसे अंदर की तरफ खींच के रखता है, and because of this force, इसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन because of this force electron is unable to emit out, यहाँ से निकल नहीं पाता। अब इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स लग रहा पीछे और जाना चाहता बाहर, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉन नीड्स सम एक्स्ट्रा वेलोसिटी, थोड़ी और वेलोसिटी इसके पास हो जाए, थोड़ी और, कि भाई यहाँ से यहाँ तक इसको पार करते करते वेलोसिटी जीरो ना होने पाए। तो इलेक्ट्रॉन को इस सॉलिड से बाहर निकलने के लिए थोड़ी काइनेटिक एनर्जी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो उस एक्स्ट्रा मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसको रिक्वायर्ड है, जो कम से कम एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो बेटा इस फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे कि वो इस सॉलिड से बाहर निकल सके, उस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं वर्क फंक्शन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये टर्म यूज़ किया जाता है। Minimum amount of energy required by a substance to emit its one free electron is called as work function. Clear? तो what happens कि भाई ये मेरे पास एक बॉडी है,
अब इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट हैं इसके अंदर, इसमें से चल रहे हैं। तो बेटा अगर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दें, सपोज दिस इज बॉडी ए, दिस इज बी, तो क्या एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में अपने आप जंप कर जाएगा? तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए उसे थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है। बिना एनर्जी दिए ये इलेक्ट्रॉन अपने आप ए से बी में नहीं जाएगा। यानी इस बॉडी के पास कोई दूसरी बॉडी मैं रख दूँ, कोई जैसे इस पेन के साथ मैं इस पेपर को रख दूँ, तो इनके बीच में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होगा। हाँ, अगर इस पेन को इस पर रब करें तो शायद हो जाए। अब रब करने से क्या होता है? जब हम इनको रब करते हैं, when rubbed, जब हम इन्हें रब करेंगे तो we do work, तो हमें अपोज कौन करेगा? जब हम रब करेंगे फ्रिक्शन अपोज करेगा। we do work against friction, तो दोनों बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट हमें अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से बॉडीज हीट अप हो जाएंगी। वी डू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट। और जैसे आप अपने दोनों हाथों को रब करिए, गर्म हो जाते हैं ना। क्यों गर्म हो जाते हैं? क्योंकि आप वर्क करते हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन। जो भी आपने वर्क किया यानी अपनी एनर्जी खर्च की फ्रिक्शन के अगेंस्ट, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, which is converted into heat. Free electrons absorb this heat and may become able to jump from to jump from one body to other. ऐसा जरूरी नहीं कि हीट एनर्जी सबको बराबर मिल जाएगी तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरे में भाग जाएंगे, ये भी नहीं कर सकते। जिस बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसके पास मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसमें कम है, समझे ना? तो इसका मतलब इसमें से ए से बी जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इसमें से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसमें से कम फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया ए से बी की तरफ, प्रोवाइडेड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए। अगर ए की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी के फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अगर ज़्यादा है, तो जिस बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उससे हायर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉडी टू लोअर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉडी इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा। क्लियर? तो मान लो बेटा ये हमारी बॉडी ए है और मैंने इसे बी बॉडी के साथ रब किया। दिस इज बॉडी ए, दिस इज बी। इनिशियली इसके पास चार्ज 0 है, चार्ज ऑन ए इज 0 एंड चार्ज ऑन बी इज ऑल्सो 0। लेकिन जब इनको मैंने रब किया तो मान लो बेटा टोटल नेट ट्रांसफ़र, इधर से इधर में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए n मान लेते हैं, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन इधर गए 20 वापस आ गए, तो नेट 80 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। तो मान लो बेटा नेट n इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ए टू बी। पर ए बॉडी से अगर n इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मतलब n इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना चार्ज निकल गया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e, तो n इलेक्ट्रॉन निकलने से इतना चार्ज निकल गया ए से। ए से अगर बी में n इलेक्ट्रॉन जंप कर गए तो एक ए से इतना नेगेटिव चार्ज निकल गया, और जब ए से नेगेटिव चार्ज निकल गया तो ए के पास कैसा चार्ज बचेगा? इलेक्ट्रॉन के निकलने से बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। n इलेक्ट्रॉन निकले तो n के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वहीं बी में n इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, बी के पास n इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बी के पास कितना चार्ज हो गया? बी के पास पहले कोई चार्ज नहीं था, हर इलेक्ट्रॉन का -e चार्ज आ गया। n इलेक्ट्रॉन है तो ne चार्ज आ गया, यानी बी के पास बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, बी के पास चार्ज आ गया -ne, राइट। तो हम ये पाते हैं कि व्हेन वी रब टू बॉडीज, जब दो बॉडीज़ को हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप करता है, एंड दिस मेक्स चार्ज ऑन द बोथ बॉडीज इक्वल बट अपोजिट।
दोनों बॉडी के चार्जेस बराबर होंगे पर अपोजिट होंगे। चार्जिंग का दूसरा मेथड कंडक्शन। We come to second way of charging. In this method, a charged body is connected to a neutral body. A charged body is connected to a neutral body, right? कंडक्शन को समझने के लिए, कंडक्शन प्रोसेस से बॉडी को चार्ज करना है तो हम एक चार्ज बॉडी पहले से ले लेते हैं जिसको मालूम है कि ये चार्ज है। तो मान लो बेटा ये एक मेरे पास बॉडी है, चार्ज है। मान लो सपोज इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। ध्यान रखना एक बात, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए, पर ये कभी मत समझना कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है ना। किसी भी बॉडी के अंदर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका ये मतलब नहीं कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। इसका मतलब ये होता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कम है और पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, टोटल चार्ज पॉजिटिव है। क्लियर? तो बेटा ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इसके जरिए किसी दूसरी बॉडी को चार्ज करना है। दिस इज न्यूट्रल बॉडी। आप दूसरा भी कर सकते हैं, मान लो आपके पास पॉजिटिव के बजाय नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो तो सपोज दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब हो गया इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पॉजिटिव आयन कम है। तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी को आप किसी न्यूट्रल बॉडी को जोड़ रहे हो। अब जोड़ने के लिए दो तरीके हैं। आप चाहो तो न्यूट्रल बॉडी इसके कांटेक्ट में रख दो, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी से जोड़ दो, डायरेक्ट सीधे उसके कांटेक्ट में रख दो। पर अगर न्यूट्रल बॉडी हैवी है और आपको लगता है कि इसको यहाँ तक ले जाना मुश्किल है तो आप छोड़ो, मत ले जाओ, एक पतले से तार से जोड़ दो। कनेक्ट देम बाय मींस ऑफ अ वायर। क्लियर? अब इसके पास बेटा पहली वाली बॉडी इसके पास क्यू चार्ज है और इसके पास कोई चार्ज नहीं है, और इसके पास में आ जाए तो ये नेगेटिवली चार्ज है तो माइनस क्यू, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है। अब सिचुएशन समझते हैं। न्यूट्रल बॉडी होने का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर चार्ज है ही नहीं, इसके अंदर जितने पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि जितने पॉजिटिव आयंस उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉडी में जितने पॉजिटिव आयंस हैं उतने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है बेटा, वो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। और पॉजिटिव आयन बेचारे चलने फिरने लायक नहीं होते कि वो भाग जाए इससे रिपेल होकर के। पॉजिटिव इधर भागना तो चाहता है, पर मैंने बताया कि पॉजिटिव आयन के अंदर चलने फिरने की परमिशन नहीं होती। इसमें चलने फिरने वाली बॉडी सिर्फ, चलने फिरने वाला पार्टिकल सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही केवल चल फिर सकते हैं। तो इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस वायर से पास होना शुरू करेंगे, इधर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन निकल के इधर भागेंगे। अब सोचो ये पहले इसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पर नेगेटिव चार्ज पहुंच रहा है। और जब पॉजिटिव पर नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा तो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो इसके पास नेगेटिव कम होता जाएगा तो पॉजिटिव बढ़ने लगेगा। नतीजा ये मान लो कि बेटा मान लो इसमें n इलेक्ट्रॉन जंप कर गए, n इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी। अगर इसमें से n इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस हमारी चार्ज बॉडी पर नया चार्ज हो जाएगा। क्यों तो था, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, Ne। हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ, ये। अब पॉजिटिव चार्ज था Q और नेगेटिव चार्ज है -Ne। तो व्हाट इज न्यू चार्ज ऑन दिस बॉडी, इस बॉडी का नया चार्ज हो गया
Q माइनस Ne। और इसका क्या हुआ, इसके पास तो कोई चार्ज नहीं था पहले, इसमें से N इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका नया चार्ज क्या पाओगे, N इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो N इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस Ne। पर हम अगर दोनों चार्ज जोड़ के देखें तो ये Q डैश और ये Q डबल डैश, इन दोनों का सम करके देखें Q माइनस Ne और प्लस Ne, तो टोटल चार्ज हो गया Q के बराबर। इतना ही चार्ज देखो शुरू में था Q और इसके पास 0, यानी टोटल चार्ज Q था। और अभी भी दोनों चार्ज का सम करके देखते हैं Q ही आता है, यानी चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आए, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप कर गया। द सेम थिंग हैपेंस हियर। इस बॉडी में पॉजिटिव आयंस भरे हुए हैं और साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन भी है न्यूट्रल बॉडी में। इसके रिपल्शन से ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव से रिपेल होकर के किनारे भाग जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। अब ये पॉजिटिव आयन तो चल नहीं पाते, तो इसका मतलब इस बॉडी से अब इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसकी तरफ जाएंगे। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर N इलेक्ट्रॉन निकल गए तो Ne चार्ज निकल गया, तो इसका नया चार्ज हो जाएगा माइनस Q। N इलेक्ट्रॉन निकल गया तो माइनस Ne चार्ज निकल गया, तो प्लस Ne। बात समझ में आई? जितना नेगेटिव निकलेगा उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ बिल्डअप हो जाएगा। इट मीन्स न्यू चार्ज इज माइनस Q प्लस Ne। और इसमें N इलेक्ट्रॉन पहुँच गए तो इस वाली बॉडी पर नया चार्ज हो जाएगा माइनस Ne। तो हमने क्या नोटिस किया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया, रहेगा अभी भी पॉजिटिव, और इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस बॉडी पर जो चार्ज आया प्लस में आ गया। तो हम ये पाते हैं कि बेटा कंडक्शन इवेंट में ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी और ये न्यूट्रल थी, लेकिन कंडक्शन हो जाने के बाद दोनों बॉडी के चार्ज एक जैसे हो जाते हैं, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या दोनों पर नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाएंगे थोड़ा नेगेटिव कम हो जाएगा, इतना न्यू नेगेटिव चार्ज, ये नया नेगेटिव चार्ज है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज। यानी कंडक्शन में हमने क्या सीखा, एक चार्ज ऑन बोथ बॉडीज आर ऑफ सेम टाइप। दोनों बॉडीज के जो चार्ज हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कंडक्शन में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की मदद से दूसरी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं और नेगेटिवली चार्ज बॉडी की मदद से दूसरी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं। दूसरी बात, चार्ज स्टॉप्स फ्लोइंग। भाई हमारे पास हमने बताया ना कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जंप करता है, तो ठीक है एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जा रहा है, पर ऐसा कब तक होगा? तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में तब तक जाएगा until their potentials become equal। जब तक दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। पोटेंशियल क्या बोला है ये लोग हम अगले चैप्टर में बाद में बात करेंगे। ये एक टर्म हम इसमें यूज़ करते हैं पोटेंशियल का, कहेंगे जब तक दोनों बॉडी के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा।
क्लियर? मतलब बात कहें तो इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल से लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब दो बॉडी कनेक्ट करोगे तो एक बॉडी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, एक कम होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल वाली बॉडी से चलेगा, हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और ऐसा वो तब तक करेगा जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और जैसे ही पोटेंशियल बराबर होगा बस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाएगा, उतने उससे वहीं पर चार्जिंग खत्म हो जाएगी। मतलब अब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ग्रोथ या डीके बंद हो जाएगा। चार्जिंग का तीसरा मेथड बाय इंडक्शन। थर्ड वे ऑफ चार्जिंग इज इंडक्शन मेथड। इन दिस मेथड चार्ज्ड बॉडी is kept near neutral body and its far end of neutral body is connected to earth। तो बेटा ये एक हमारे पास चार्ज बॉडी है। ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है। मान लो इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, हमें इसकी मदद से एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है। न्यूट्रल बॉडी है तो हमने इसके पास एक न्यूट्रल बॉडी रख दिया, पर इन्हें आपस में जोड़ेंगे नहीं। टाइम हो गया। इसके कांटेक्ट इससे कनेक्ट नहीं करना है, इनको थोड़ा सा गैप रखना है और इस न्यूट्रल बॉडी का जो फार एंड है, दूर वाला एंड है, उसको अर्थ से जोड़ देंगे। अर्थ के लिए सिंबल बनाते हैं, ऐसा जमीन से जोड़ देना है। अब होगा क्या, हम जानते हैं कि हर न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते ही होते हैं। पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा ये पॉजिटिव आयंस इसके अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर भाग आएंगे। पर बेचारे पॉजिटिव आयन तो कहीं भी चलने फिरने में असमर्थ हैं, दे कैन नॉट मूव, वो अपनी जगह हैं। ऐसा लगता है हमको कि जैसे पॉजिटिव आयन पीछे इकट्ठे हो गए, जबकि बेचारे वो तो पहले से वहीं हैं। वो अपनी जगह छोड़ के नहीं हटते, वो अपनी जगह केवल वाइब्रेट करते हैं। हाँ, वहाँ मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे वो आगे चले गए। अब ये पॉजिटिव आयंस इन नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करके इन्होंने बांध रखा है, सबको अट्रैक्ट कर रखा है। अब ये नेगेटिव आयन यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर नहीं जा सकते। पर यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन की भीड़ हो गई इतनी जगह में, तो ये पॉजिटिव आयन अर्थ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाउ स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अर्थ, अर्थ से आएंगे और इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर इस बॉडी पे चार्ज Q है तो आप देखेंगे कि इसमें से कोई भी चार्ज इसमें से इधर नहीं जा रहा है। इसका पास जो चार्ज है कहीं जाने का इसका कोई तार और इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका चार्ज में कोई फर्क नहीं आएगा, इसका चार्ज एज इट इज़ बना रहेगा। क्यों? और जबकि इस नेगेटिव न्यूट्रल बॉडी के साथ क्या हुआ कि इन सारे पॉजिटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन ने आके न्यूट्रलाइज कर दिया। ये बचेंगे इसके पास केवल
नेगेटिव चार्ज से माइनस क्यू डैश। अब हम आपसे ये कहेंगे कि देखो बेटा, हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि इसके पास 100 माइक्रोकूलम है तो इसके पास भी 100 ही होगा, बराबर नहीं है। जो चार्ज इसके ऊपर डेवलप हुआ न्यूट्रल बॉडी में, हम इसे इंड्यूस्ड चार्ज बोलेंगे। दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज, राइट। ऐसा ही नेगेटिवली चार्ज बॉडी के साथ होगा, उसके साथ करेंगे तो भी ऐसे ही आप समझा सकते हैं। तो बेटा एज अब हुआ क्या, हमने देखा कि इसके पास चार्ज Q है, तो दूसरी बॉडी जो इंडक्शन से चार्ज हुई है उसके पास चार्ज, ये हमारी गिवन बॉडी है, ये अर्थ कर रखी थी मैंने, इसके पास Q है, इसके पास माइनस Q डैश है। तो सवाल ये होता है कि बड़ा कौन है, Q या Q डैश, यानी इसके पास 100 माइक्रोकूलम चार्ज है तो क्या इसके पास 100 से ज़्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा। तो हम कहेंगे जो इंड्यूस्ड चार्ज है, जो हमारी न्यूट्रल बॉडी पे डेवलप हुआ चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज, दिस Q डैश मैग्नीट्यूड की बात करें, इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू Q। अब जितना इसके पास चार्ज है उससे ज़्यादा चार्ज यहाँ कभी नहीं आता, राइट। Induced charge is always less than the charge on the body by means of which you are charging this body। दूसरी बात, Q and Q डैश, यानी इस बॉडी का चार्ज और इसका चार्ज आर ऑफ अपोजिट काइंड। इंडक्शन प्रोसेस में न्यूट्रल बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो अपोजिट टाइप का होगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये, और इससे बनेगी ये वाली बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड। कंडक्शन में सेम टाइप ऑफ चार्ज आता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनती है, पर इंडक्शन प्रोसेस में उल्टा होता है। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की मदद से दूसरी बॉडी को आप नेगेटिवली चार्ज बनाओगे, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसकी मदद से दूसरी बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज बनाओगे। तीसरी बात कि बेटा इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होने की मैक्सिमम लिमिट क्या है, अधिक से अधिक कितना चार्ज इसके ऊपर आ सकता है। तो इसके लिए कहते हैं Q डैश मैक्सिमम तभी होता है, Q डैश इज Q1 माइनस 1/K। मैक्सिमम चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द न्यूट्रल बॉडी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, वेयर K, दिस K इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑफ द न्यूट्रल बॉडी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी में आपको लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ा लेंगे तो वहाँ पर हम आपको और समझा पाएंगे कि इस बॉडी पर चार्ज कम क्यों होता है। रफली कह दें कि बेटा देखो ये बॉडी है, अभी चूँकि आप कुछ नहीं जानते इसलिए मजबूर हैं हम नहीं समझा पाते। इस बॉडी में कुछ लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी, लाइन ऑफ फोर्सेस। तो बेटा एक लाइन ऑफ फोर्सेस के एक एंड पे जितना पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा दूसरी बॉडी पे पहुंचेगी तो उतना ही नेगेटिव यहाँ होगा, यानी इस जगह पर जितना पॉजिटिव है उतना यहाँ नेगेटिव। तो ये लाइन ऑफ फोर्स अगर यहाँ आ गई तो ये चार्ज और ये बराबर होगा, ये अगर यहाँ आ गई तो बराबर होगा। पर बहुत सारी ऐसी लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी जो इधर इस बॉडी पर नहीं पहुँचेंगी, और जब इस पर नहीं पहुँचेंगी तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज कम हो जाएगा और इस वाली बॉडी पर ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस अभी हमने पढ़ाया नहीं, इसलिए हम इसके बारे में भी आपको नहीं बताएंगे। जब हम लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ाएंगे तो वहाँ समझाएंगे एक बार फिर से कि इंडक्शन मेथड में न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज कम क्यों होता है। ठीक, तो हमने अब तक थ्योरेटिकल पार्ट इसमें कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे कूलम्स लॉ की। तो वी विल डिस्कस अबाउट कूलम्स लॉ इन नेक्स्ट वीडियो। कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, पर कूलम्स लॉ जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें और जाननी पड़ेंगी। कूलम्स लॉ जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लास 9-10 का क्लास 11th में जो आपने दो वेक्टर का रिजल्टेंट सीखा है वो मालूम होना चाहिए। दो से ज़्यादा वेक्टर हो जाएं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो मालूम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कैसे देखते हैं कि अगर किसी बॉडी पर 2 फोर्स हैं, 3 फोर्स है, 4 फोर्स हैं तो इक्विलिब्रियम कैसे, मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो कैसे पता करेंगे। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, 2 तरह के हैं, उनमें कैसे कैसे डील करते हैं ये पता होना चाहिए।
ये और थोड़ी सी कैलकुलस का यूज़ आना चाहिए, सिखाएंगे कि भाई देखो कोई अब फोर्स कब मैक्सिमम होगा या कब मिनिमम होगा, या कोई क्वांटिटी कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, इसका पता लगाने के लिए थोड़ा कैलकुलस की ज़रूरत हमको पड़ेगी, वो बताएंगे। क्लियर? तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।